हेलो गाइस, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में औरंगजेब का टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है गाइस, हमने क्या किया था, औरंगजेब का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। क्या है? मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है गाइस, मुगल कालीन प्रशासन से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक गाइस, और जो भी हमारे प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आए हुए उनको हम देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि मुगल काल में जो क्या कहते हैं, जो जिले होते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे गाइस सरकार के नाम से जाना जाता था। किससे? सरकार के नाम से। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुव्यवस्था के प्रत्येक सूबा, यानी कि सूबा किसे? प्रांत, कई सरकारों, जैसे सरकार क्या थे, जिले में बांटा होता था। यानी कि जो शासन की व्यवस्था के अनुसार, यानी कि जो शासन होता था उसकी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सूबा को, यानी कि प्रत्येक प्रांत को कई सरकारों, यानी कि प्रत्येक प्रांत को कई जिलों में बांटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? यानी कि मुगल काल में जो जनपद होता था उसे क्या कहते थे? तो मुगल काल में जनपद को, यानी कि जिले को हम सरकार कहते थे। क्या कहते थे? सरकार। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? जो मुगल काल था उसमें जो सेना का प्रधान होता था, यानी कि सेना का प्रधान यानी सेनापति, उसे क्या कहते थे? तो उसे गाइस मीर बख्शी कहते थे। क्या कहते थे? मीर बख्शी। तो मीर बख्शी किसे कहते थे? सेना के प्रधान को। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। जो मुगल शासन में जो मीर बख्शी होता था, यानी मीर बख्शी कौन था? सेना का सेनापति, यानी कि सेना का प्रधान। कौन? सेना का प्रधान। तो उसे क्या कहते थे? मीर बख्शी। तब इसमें पूछा गया है कि मीर बख्शी का कर्तव्य क्या होता था? तो मीर बख्शी का कर्तव्य होता था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो मीर बख्शी का क्या कर्तव्य होता था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। ठीक है गाइस, हमारा मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। यानी कि जो सैन्य विभाग में वेतन की, प्रत्येक सैनिक को जो वेतन दिया जाता था वो इसी के संरक्षण में, यानी कि इसी के देख रेख में दिया जाता था। ठीक है गाइस, सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है। क्या कहा है? पे मास्टर कहा है। किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित और स्थायी कार्य नहीं था। लेकिन वो अधिकारी तो था, लेकिन आप ये कहो कि वही ये सारे काम करेगा, ये कोई नियमित एवं स्थायी नहीं था। ठीक है गाइस, वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तनत करता था। कौन करता था? दीवाने तनत। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। क्या है? मुगल साम्राज्य जो था वो मूल रूप से सैनिक राज्य था। सही है। फिर कारण है इसका, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ये भी सही है। लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या करता है। क्या करता है? आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? इनमें से कौन है जिसे मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो है मनुची। कौन है? मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। जो अहदी थे वो घुड़सवार सिपाही थे। तो हमें इसका आंसर देखना है। ठीक है गाइस, क्या देखना है? आंसर। तो कौन कौन सा इसमें सही है? तो पहला है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की थी। क्या की थी? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की थी, तो ये सही है। जिन्होंने इसकी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, यानी कि जिन्होंने किसी भी सरदार के साथ खुद को संलग्न नहीं किया था। या फिर है, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। कौन था? जो सम्राट होता था वही इनका आसन्न कर्नल था। नेक्स्ट है, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था। तो ये इसका गलत है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा किसमें? ऑप्शन सेकंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे, जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अहदी और आखिली। ठीक है गाइस, फिर अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। जो अहदी थे वो सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। जो अहदी होते थे वो सैनिक के, जो बादशाह होता था उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है गाइस, यद्यपि उनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था। जो मनसबदार होते थे उनका अहदी सैनिकों से कोई भी संबंध नहीं होता था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन जब बादशाह उन्हें प्रत्यक्ष आदेश देता था तब इन्हें क्या कहते हैं, इसके रूप में कर दिया जाता था। ठीक है गाइस,
तो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। किसे? वहीदियों को। ठीक है, इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो प्रत्येक अहदी होता था उसके एक अहदी को 500 रुपये वेतन दिया जाता था, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक ही वेतन दिया जाता था। ठीक है गाइस, एक साधारण 12 से 15 रुपये। अकबर के समय में अहदी सैनिक को 12,000 हो गई थी। जब अकबर का समय आया था तब अहदी सैनिक जो होते थे उनके जो 500 रुपये थे, कितने? 500 रुपये थे, 500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 हो गई थी। ठीक है गाइस, ये बादशाह के सबसे योग्य एवं वफादार सैनिक माने जाते थे। जो वह अहदी होते थे वो बादशाह के सबसे योग्य एवं वफादार सैनिक माने जाते थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, यानी कि जो मुगल प्रशासन था उसमें मुहतसिब क्या होता था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। जो मनसबदारी प्रथा थी वो खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है या उससे मैच नहीं खाता है? ठीक है, पहला है, इनमें 33 वर्ग थे, तो ये सही है। उन्हें मशरूत अथवा अरशद पद प्राप्त होते थे। कैसे? मशरूत या अरशद पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो ये हमारा इसका गलत है, क्योंकि उनका जो सवार पद था वो जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। ठीक है गाइस, और समस्त कार्यकारी एवं सैनिक अधिकारियों को मनसब प्रदान था, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि पहला है, जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे। जो मनसबदार थे उन्हें जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे। दूसरा है, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। ठीक है गाइस, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। या मनसबदारों के 3 वर्ग थे, या दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसका आंसर गाइस सही होगा, केवल पहला और तीसरा। कौन सा? मनसबदारों के 3 वर्ग थे और जात एवं सवार पद प्रदान किए गए थे। तो इसका कौन सा है? पहला और तीसरा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार एवं जमींदार के बीच क्या अंतर है? जो मुगल भारत है उसमें जो जागीरदार और जमींदार थे उन दोनों के बीच में क्या अंतर था? तो पहला पॉइंट है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है, जहागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकारी वंशानुगत नहीं थे, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, हमारा नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठीक है गाइस, मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नकद तथा जहागीर के रूप में भुगतान था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। क्या कहलाते? जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे। किसको? जागीरदार को। ठीक है, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे, यानी कि जब तक ये उस सेवा पर है, उस पद पर है, तभी तक इनका अधिकार रहता था। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11% संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इनके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे, यानी कि जो जमींदार होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगाही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विरोधी तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है गाइस, जिसकी हमने आपको व्याख्या भी बता दी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। जो मुगल कालीन भारत था उसमें राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो था भू राजस्व। क्या था? भू से प्राप्त कर, यानी कि भू राजस्व ही मुगल कालीन राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था। ठीक है, हमारा
नेक्स्ट है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल होता था वो किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है, तो माल भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? भू राजस्व का। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, वह मुगल सम्राट कौन था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, तो वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाए थे, यानी कि रोक लगाई थी। ठीक है गाइस, हमारा पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि तंबाकू को भारत में कौन लेके आया था, तो पुर्तगाली लेकर आए थे। कब लाए थे? तो 1605 में। ठीक है गाइस, इसके बाद ये तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। कब? 1617 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। जो मदद ए मास है वो उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है गाइस विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। कैसी? मुक्त अनुदत्त भूमि। तो वो उसका अर्थ क्या होता था? मदद ए मास। क्या? मदद ए मास, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्त्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। जो चकला शब्द है उसका प्रयोग किस में हुआ है, तो उसका प्रयोग हुआ है गाइस सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई। क्या सूबा और परगना के क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार की समानार्थी नहीं था। जो चकला शब्द था तो वो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई जो होती थी उससे उसका संबंध था, लेकिन जो सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इनमें से हमें बताना है कि मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है गाइस, हमारा कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो अब मनसबदारी किसने प्रारंभ की थी, तो अकबर ने। ये कथन तो सही है। मनसबदार का पद पैतृक था, तो नहीं, ये पैतृक नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है कथन एक, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, तो ये तो सही है, विद्यमान तो थी। फिर है आर है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो हमें इसे कथन और उसका कारण देखना है। पहला है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, तो ये गलत है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर ये होगा। यानी कि दोनों कथन तो सही है लेकिन जो कथन है वो कारण को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, हमारा इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि इन दोनों कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर की जांच करनी है। ठीक है गाइस, तो पहला है सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये भी सही है कि जो सभी मनसबदार होते थे वो सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, तो ये तो सही है। फिर है मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, जो कि इसका नेक्स्ट पेज पर इसका गाइस उत्तर है। तो हम आपको यही बता देते हैं जो ए और बी है वो दोनों ही सही हैं। कैसे हैं? सही हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। इस साइड अधिकारी दिए गए और इस साइड उन अधिकारियों के कार्य दिए गए, तो हमें बताना है कि कौन से अधिकारी का क्या कार्य था। तो पहला है दीवान-ए-तन। दीवान-ए-तन का कार्य क्या होता था, तो दीवान-ए-तन का कार्य क्या था, तो उनका कार्य था जागीर व वेतन को देखना। क्या देखना? जागीर और वेतन को देखना। ठीक है गाइस, फिर है मुस्तारफी। तो मुस्तारफी का कार्य क्या था, तो मुस्तारफी का कार्य था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और मुशरिफ थे, उनका कार्य था कार्यालय को संभालने के लिए। क्या था? मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए होते थे। और बकायान्विश थे, प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों का सूचीबद्ध करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक कथन एक और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन ए है अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। क्या किया था? राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। और उसका कारण है शेर शाह की मुद्राएं पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ये क्या है? तो इसका ये दोनों ही कथन सत्य हैं। क्या है? दोनों ही कथन सत्य हैं और जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। जो आर है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो इनमें से वह राजा कौन है जिसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख के युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो वो कौन थे? तो वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। ठीक है गाइस, हमारा मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। जो मुगल शासक था उसमें जो तांबे के सिक्के थे उसे क्या कहते थे? तो उसे दाम कहते थे। क्या? दाम। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? कौन सा? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो वो चलाया था बाबर ने। किसने चलाया था? बाबर ने। ठीक है गाइस, हमारा
नेक्स्ट है मध्यकाल में वनटाई शब्द का अर्थ था। किसका? वनटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। क्या? लगान निर्धारण तक करने का तरीका। ठीक है गाइस हमारा। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? किसके समय में? अकबर के समय में भू राजस्व वसूली। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्की संख्या। क्या? हल्की संख्या। ठीक है। तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल का हमारा टॉपिक होगा मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। क्या? मुगल काल में जो संगीत एवं चित्रकला से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे प्रीवियस ईयरली पेपरों में आए गए हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।